हाँ भाई, तो अपना लिख गया था कितना, गलन की गुप्त ऊष्मा, है ना, कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। इसी प्रकार जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो प्रारंभ में द्रव का ताप बढ़ता है। प्रारंभ में द्रव का ताप बढ़ता है। परंतु कुछ देर बाद ताप स्थिर हो जाता है। ताप स्थिर हो जाता है और द्रव उबलने लगता है। इस प्रकार उबलते हुए द्रव को दी गई ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती बल्कि उसे बाष्पीकृत करने में व्यय होती है। इसे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हो गया, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हो गया ना। ठीक है भाई, देखो हम आपको पहले ही बता रहे थे स्टार्टिंग से ही। क्या भाई, विशिष्ट ऊष्मा की बात अलग है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अगर 1 किलोग्राम की बॉडी है, उसका 1 डिग्री से केवल टेम्परेचर बढ़ाना है, अवस्था परिवर्तित नहीं करनी। समझ आ रही बात कि नहीं? देखो 24 डिग्री सी का पानी अगर 25 डिग्री सी पे पहुंच जाए, 24 डिग्री सी का पानी 25 डिग्री सी पे पहुंच जाए तो क्या वो वाष्प बन जाता? गर्म तो तुमने करा 1 डिग्री सी। 1 डिग्री सी से अवस्था परिवर्तित नहीं होती, नहीं समझे? तो 1 किलोग्राम के किसी भी द्रव्यमान का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें ऊष्मा चाहिए डेल्टा क्यू, उसे हम कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मतलब तुम 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बार बार तुमको विशिष्ट ऊष्मा लेते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा उनका टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। मान लो कि हो गया 98 डिग्री सी पे। अब इसके बाद तुम चाहे जितनी विशिष्ट ऊष्मा देते जाओ, अब उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जो तुम उसको ऊष्मा दोगे, उस ऊष्मा से वो द्रव वाष्प बनने लगेगा, मतलब अपनी अवस्था को चेंज करेगा। अब अगर तुमने 98 डिग्री सी के बाद उसको तुमने और ऊष्मा प्रदान की, तो वो जो ऊष्मा तुम प्रदान कर रहे हो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो केवल उसकी अवस्था परिवर्तित करेगी। मतलब अगर द्रव होगा तो गैस बन जाएगा, अगर ठोस होगा तो द्रव बन जाएगा। अगर ठोस से द्रव बन रहा, ध्यान रखना, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, उसके बाद फिर तो अवस्था परिवर्तित होनी है, या तो ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस। बात आ रही समझ में? ठीक है ना। तो अब जो हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा केवल उसके अवस्था परिवर्तन में काम करेगी। अगर ठोस से द्रव बन रहा तो इसे कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। कोई चीज़ गल रही, ठोस से द्रव बन रही, गलन की गुप्त ऊष्मा। और अगर द्रव से गैस बन रही तो इसे अपन कहेंगे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। 2 तरह की गुप्त ऊष्मा होती हैं, समझ गए? कोई पूछे गुप्त ऊष्मा किस काम आती है, तो भैया अवस्था परिवर्तित करने के काम आती है, फिजिकल स्टेट को चेंज करने के काम आती है। समझ आ गई बात? और अगर कोई पूछे अपन से कि विशिष्ट ऊष्मा किस काम आती है, तो विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर को बढ़ाती है, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। समझ आ गई बात कि नहीं? चलो नेक्स्ट। अब इनकी कुछ टेक्निकल अपनी परिभाषाएं होती हैं, ये तो अपन ने केवल समझा दिया।
एक टाइम पे जाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर अगर ठोस से द्रव बन गया तो गलन की गुप्त ऊष्मा है, और अगर द्रव से गैस बन गया तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। लेकिन इनकी एक टेक्निकल अपनी परिभाषा होती है। तो फिर से आप एक बार हेडिंग लिखेंगे, फ्रेश हेडिंग, गलन की गुप्त ऊष्मा है वैसी, बस थोड़ा सा टेक्निकल लिखना है, पेपर में लिखने को आता है तो उसी हिसाब से लिखना। फिर गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। देखो, किसी पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा, कॉमा लगाओ, गुप्त ऊष्मा कॉमा लगाओ, ऊष्मा की वह मात्रा है जो, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के, जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान को बिना ताप बदले, बिना ताप बदले ठोस अवस्था से, बिना ताप बदले ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए दी जाती है। परिवर्तित करने के लिए दी जाती है। हो गया, पढ़ लो, देखो एक बार तुरंत समझ आ जाएगा। एकांक द्रव्यमान है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, हमें केवल उसकी अवस्था परिवर्तित करनी है। ठोस से द्रव तो जो ऊष्मा चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। नीचे लिखो, 1 किलोग्राम बर्फ, 1 किलोग्राम बर्फ, 1 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर गलने के लिए, 0 डिग्री सी पर गलने के लिए, गलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा लेती है। 80 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी समझ गया ना, ऊष्मा लेती है। हो गया। अतः बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, अतः बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, अतः बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी है, 80 किलो कैलोरी है। हो गया भाई, ठीक है ना। पर ध्यान रखना 80 किलो कैलोरी कितने ग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए। अगर 1 किलोग्राम बर्फ़ है 0 डिग्री सी पे, और उसका उसका तुम्हें क्या किस में बदलना है, द्रव में। तो 1 किलोग्राम बर्फ़ को अगर तुम्हें द्रव में बदलना है तो पहले तो उसको हीट चाहिए ना पिघलाने के लिए। अब वो हीट कहीं से ले, चाहे वातावरण से हीट को एब्जॉर्व करे। अरे यार क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बर्फ़ को अगर अपन ऐसे ही रख देते हैं तो भी पिघल कर द्रव बन जाती ना। कहाँ कैसे बननी, कहाँ से हीट मिले उसको, सराउंडिंग से। आसपास का माहौल गर्म है तो गर्म से ठंडी की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा तो वो एनर्जी लेते जाएगी, एक टाइम पे अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी। समझ रहे ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम बर्फ़ है 0 डिग्री सी पर, समझ रहे, तो उसको अगर तुम्हें द्रव बनाना है तो द्रव बनाने के लिए उसको ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। कितनी ऊर्जा चाहिए फिर, ऊष्मीय ऊर्जा कितनी चाहिए, 80 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी मतलब समझ रहे, 80,000 कैलोरी। किलो का मतलब 1000, तो 80,000 कैलोरी चाहिए, तब जाके वो क्या है, सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड। क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। कितने किलोग्राम के लिए, 1 किलोग्राम के लिए। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, और उल्टा भी सत्य है। अगर 1 किलोग्राम पानी है और अगर 1 किलोग्राम पानी को तुम्हें क्या बनाना है, बर्फ़, तो पानी को बर्फ़ कैसे बनाओगे बताओ। पानी क्या है, गर्म रहता, बर्फ़ की तुलना में बर्फ़ ठंडी है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पानी से हमें एनर्जी को खींचना है, उसमें ऊर्जा को। अब तुम्हें उसमें उसको उसमें ऊर्जा देनी नहीं है,
अब तुम्हें पानी से ऊष्मीय ऊर्जा को खींचना है बाहर, उसकी हीट को बाहर फेंकना है। तब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करते 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 वो क्या बन जाएगा, बर्फ़। कितनी एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी, 80 किलो कैलोरी। समझ आ रही बात। अगर बर्फ़ को पानी बनाने तो 80 किलो कैलोरी ऊष्मीय ऊर्जा दे देना, उस एनर्जी को लेकर वो गर्म हो जाएगा, पानी बन जाएगा। और अगर पानी से बर्फ़ जाना है तो पानी में से उतनी एनर्जी खींच लो, उतनी ऊष्मीय ऊर्जा निकाल लो बाहर। फ्रिज क्या करता है, यही तो करता है। मान लो हमारे सेब रखे थे 1 घंटे से रूम में, तो उन सेब का टेम्परेचर होगा लगभग 25 डिग्री सी, 30 डिग्री सी मान लो, ठीक है। अब तुमने ठंडा करने के लिए तुमने उठा के रख दिया फ्रिज में, थोड़ी देर में ठंडे भी हो गए। कैसे ठंडे हो गए, दिमाग लगाया कभी? सूर्य की जो हीट थी वो फ्रिज का काम है कि उनकी हीट को खींचना और कहाँ छोड़ना, बाहर। समझ आ रही बात कि नहीं? वो अंदर की हीट को बाहर मतलब खींच कर बाहर फेंकता है वो। समझ गया ना बात को? इस तरह से चीज़ें अंदर ठंडी होती हैं उसमें, ठीक है ना। तो अगर बर्फ़ से पानी में बनाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर पानी से बर्फ़ बनाना है तो एनर्जी उससे खींचनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों के लिए 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट हेडिंग है, सेकंड लिख लो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हेडिंग के फॉर्म में। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, कॉमा लगाओ, ऊष्मा की वह मात्रा है जो, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान को, जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान को बिना ताप बदले, बिना ताप बदले, कॉमा लगाओ, बिना ताप बदले, कॉमा लगाओ, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है। द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है। द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है। लिख गया भाई? उदाहरण लिखो नीचे। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर 539 किलो कैलोरी। 100 डिग्री सी पर 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, मतलब हर 1 किलोग्राम के लिए 539 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, ठीक है। समझ आई बात? 1 किलोग्राम पानी है, उसको वाष्प बनाना है, तो पानी से वाष्प कैसे बनाओगे? वाष्प तो और गर्म है, पानी ठंडा है, तो क्या करना पड़ेगा? पानी को तुम्हें ऊष्मा देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 539 किलो कैलोरी। कितने किलोग्राम को? 1 किलोग्राम पानी को। अगर 1 किलोग्राम पानी है, उसको तुम्हें वाष्प बनाना है, तो उसे तुम्हें कितना देना पड़ेगा? 539 किलो कैलोरी, तब जाके वो क्या बनेगा? वाष्प। समझ आ गई बात? ठीक है ना। और अगर उल्टा करना है तो भी सेम है। अगर वाष्प से पानी में, और जी कितने डिग्री सी पे, ध्यान रखो 100 डिग्री सी पे, समझ गए ना। ऐसे बर्फ़ से हम पानी बना रहे थे 0 डिग्री सी पे, ठीक है। ये टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, किस टेम्परेचर पे करना है। हमने बोला है ना कि गुप्त ऊष्मा तब दी जाती जब तुमने ताप को नियत कर दिया हो, ताप कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं समझेगा। गुप्त ऊष्मा के देते समय टेम्परेचर में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर रहना चाहिए फिक्स, समझ गए। तब जाके गुप्त ऊष्मा काम आती है, समझे। तो 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे अगर हम वाष्प को पानी बनाएं तो वाष्प से हमें ऊष्मा खींचनी पड़ेगी। कितनी खींचनी पड़ेगी? 539 किलो कैलोरी, तब जाके वो पानी बन जाएगा।
समझ आ गई बात? ठीक है, नीचे लिखो एक लाइन चेंज करके, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m क्या लिखा? यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m और गुप्त ऊष्मा कैपिटल L हो, गुप्त ऊष्मा कैपिटल L हो, कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, और गुप्त ऊष्मा कैपिटल L हो, कैपिटल L हो, तब कैपिटल L हो तब गुप्त ऊष्मा, Q बराबर में ml, गुप्त ऊष्मा Q बराबर में ml, m इंटू कैपिटल L। ठीक है, Q बराबर में m इंटू कैपिटल L। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला है, जहाँ पे Q क्या है? गुप्त ऊष्मा। नहीं यह है आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा, m है द्रव्यमान और L है गुप्त ऊष्मा। लिखो, समझ गए ना? क्योंकि भैया गुप्त ऊष्मा तो 1 किलोग्राम के लिए होती है ना, पता नहीं कितना किलोग्राम हो, तो उन सबको निकालने के लिए हमने द्रव्यमान का गुणा कर दिया m का, कि अगर 1 किलोग्राम के लिए मान लो 539 है, तो 10 किलोग्राम के लिए कितने होंगे? 10 का इंटू करना पड़ेगा ना, वही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। Q बराबर ml। ठीक है, लिख गया ना ये सब? तो सारे टॉपिक मोस्टली हुई है सब इसके। लिखो ये क्वेश्चन, लिखो जरा, लिखो, किसी बर्तन में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर, किसी बर्तन में भरी गैस का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर, 1 डिग्री सी बढ़ाने पर गैस का दाब, बढ़ाने पर गैस का दाब 0.2% बढ़ जाता है। गैस का दाब 0.2% बढ़ जाता है, 0.2% बढ़ जाता है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात करें, गैस का अंतिम ताप ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो, प्रारंभ का ताप हमें पता नहीं है, बस 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है। यहाँ लिखेंगे पूर्व में, यहाँ लिखेंगे बाद में। पहले T था ताप, फिर 1 डिग्री से बढ़ा दो तो T+1 हो गया। कह रहे दाब 0.2% बढ़ जाता है। अंतिम ताप ज्ञात करें। ठीक है, तो दाब इधर पे था अपना P, और कह रहे 0.2% बढ़ गया। इसका मतलब समझ रहे, P तो है ही, और प्लस में P का 0.2% और बढ़ गया। देखो प्लस, समझ गए ना? कह रहा गैस का दाब 0.2% बढ़ जाता है। सही तो है,
यानी पी तो है ही, और पी में 0.2% और प्लस हो गई चीज़, तो पी प्लस पी इंटू 0.2/100, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 1000 का यहाँ गुणा करोगे तो 1000 पी और ये 2 पी हैं, 1000 2 पी बटे में 1000, कुछ नहीं है, भिन्न सॉल्व करी बस, 2 पी ना, समझ गए ना, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, 2 बचे ना यहाँ पे, तो 2 पी बटे में 1000, तो 1000 का पी में 1000 पी और 2 पी हो जाएंगे 1000 2 पी बटे में 1000, भिन्न सॉल्व करिए, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो पी वी बराबर में NRT होता, गैस नियम बता चुके ना। देखो सवाल में ना तो वी की बात करी, भूल जाओ, ना एन की बात करी, भूलो, आर की बात भी भूलो, पी के सामने टी लिखा कि नहीं, यानी कि अपन कह सकते, क्या कह सकते कि P1 T1 P2 T2, इनका अनुपात ले लो ऐसे, आमने सामने लिखे ना भाई P और T, तो P1 T1 P2 T2, इन सब में मान रख दो, P1 की वैल्यू P, P2 की वैल्यू ये लिखिए 1000 2 पी बटे में 1000, T1 की वैल्यू T और नीचे है T+1, P से P कट जाएगा, 1000 पहुँचेगा ऊपर, 1000 बटे में 1000 2, कर दो कैंची गुणा, 1000 T प्लस में 1000 और 1000 2 T, ठीक है, तो 1000 T इधर ले आओ, तो 1000 बराबर 1000 2 T में से 1000 घटा दो, बचेंगे 2 T, ठीक है, T बराबर 2 से काट दो, 500, ध्यान रखना केल्विन में आएगा, समझ गया ना, डिग्री सी में नहीं आएगा, किस में आएगा, केल्विन में, नोट कर लो इसे।